हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्ले टाइम स्टडी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या यूँ कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर कराने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि हमने बेसिक टेंस का एक वीडियो इसके पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे बेसिक्स जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाए। तो हमने बेसिक लेवल में जो कुछ पढ़ा था उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई थी, जिसे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो हमारे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हमको तो ये पता है कि हाँ, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर यूँ कहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इन सबको हमको अलग अलग बार बार पढ़ना पड़ता है कि इसमें आईएनजी लगाते हैं। तो हम आपको शुरू में ही बता दे रहे हैं कि चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इन सब में मेन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राइट। अगला है हमारा परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें भी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सब में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। राइट। अगला है हमारा, इसको तो आप सब जानते ही होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या होता है? हम टेंस जब पढ़ते हैं तो हमें ये लिखाया जाता है रूल्स की, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल, निगेटिव सेंटेंस के रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल, ये सभी रूल्स हमें अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये नहीं समझ आता कि ये कभी कभी क्या होता है कि ये अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अफर्मेटिव क्या है, या निगेटिव क्या है, या इंट्रोगेटिव क्या है। अफर्मेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जो एकदम सिंपल हों, मतलब उसमें नहीं वर्ड ना लिखा हो, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस अगर हमको दिया है तो उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे घड़ी मिली है। इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही इसमें नहीं वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब एक नॉर्मली बोल रहा है कि हाँ, मुझे घड़ी मिली है। इसी प्रकार लोग नाच रहे हैं, राम घूमता है, तो ये सब क्या है? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें नहीं वर्ड लिखा होगा, नहीं या फिर ना वर्ड लिखा होगा, या फिर कभी 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 नहीं लिखा होता है। तो ये वर्ड अगर आपको मिल जाए तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मुझे घड़ी नहीं मिली है, या फिर लोग नाच नहीं रहे हैं, राम नहीं घूमता है, तो इन सब में नहीं वर्ड दिख रहा है हमको, तो ये क्या हो गया? हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इसमें मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहचानने का सबसे आसान तरीका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अभी हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं।
तो अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, जैसे पूछ रहा है क्या मुझे घड़ी मिली है, या फिर क्या लोग नाच रहे हैं, या राम किसके साथ घूमता है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। ये भी उसी का ही पार्ट है इंट्रोगेटिव का, बस इसमें नहीं वर्ड भी लिखा रहेगा। जैसे क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है, क्या लोग नहीं नाच रहे हैं, या फिर क्या राम नहीं घूमता है। राइट। अगला है WH फैमिली। अभी WH फैमिली क्या होता है ये हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो बीच में लिखा होगा। किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा है वो होगा WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर इसे हम कभी कभी डबल इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं। लेकिन ये तीनों हैं इंट्रोगेटिव के ही पार्ट। राइट। जैसे मुझे घड़ी कहाँ मिली है, या फिर मुझे घड़ी कैसे मिली है, लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, लोग कब से नाच रहे हैं, या फिर राम किसके साथ घूमता है, राम क्यों नहीं घूमता है। तो ये रहे हमारे सेंटेंस के टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, या फिर डबल इंट्रोगेटिव, या यूं कहें तो WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट। अब हम जानेंगे कि ये WH फैमिली वर्ड क्या है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ WH फैमिली के वर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्हें आप कहीं पे भी नोट करके याद कर लीजिएगा। जैसे कि WH फैमिली में पहला वर्ड है व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या। इसी प्रकार WHY, भाई, भाई मीन्स क्यों। व्हेन, व्हेन माने कब या फिर जब। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। हु, हु मीन्स कौन या फिर जो, किसी व्यक्ति के लिए आता है हु। अगला है विच, विच मीन्स कौन सा या फिर जो, ये आता है किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए आता है विच, और हु किसी व्यक्ति के लिए आता है। अगला है हुज, हुज माने किसका या फिर जिसका। हुम, हुम माने किसे, किससे या किसको। अगला है हाउ मेनी या हाउ मच। हाउ मेनी मतलब कितने जिन्हें गिना जा सकता है, हाउ मच मतलब कितना जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इन दोनों के बारे में हम आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। आगे है हमारा फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कब से। विथ हुम यानी किसके साथ। फॉर हुम किसके लिए। अबाउट हुम किसके बारे में। टूवर्ड्स हुम किसकी तरफ। अगला है बाई हुम किसके द्वारा। फ्रॉम वेयर कहाँ से या फिर जहाँ से। फॉर व्हाट किस लिए या जिस लिए। हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर। हाउ फॉर कितना दूर। हाउ गुड कितना अच्छा। ये हैं हमारे WH फैमिली वर्ड्स, इन्हें आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि ट्रांसलेशन करते समय इन सब की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो हम अभी जानने वाले हैं हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मेनी का प्रयोग वाक्य में काउंटेबल नाउन, जिन्हें गणनीय संज्ञाएं बताने के लिए किया जाता है। मतलब हाउ मेनी का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जिनके बाद कोई काउंटेबल नाउन दिया हो, यानी गणनीय संज्ञा, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स वह हैं जिन्हें हम गिन यानी काउंट कर सकते हैं। जैसे पेन, पेन को गिन सकते हैं कि एक पेन है, दो पेन है। वैसे कॉपी को एक कॉपी, दो कॉपी, चार कॉपी। पुस्तक, ये सब क्या है, ये सब हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। तो अगर किसी भी कितना, कितनी, कितने के बाद अगर कितना है, कितनी है, कितने हैं, इन सब के बाद अगर काउंटेबल नाउन दिया है, यानी जिन्हें हम गिन सकेंगे,
तो वहाँ हम कितना या कितनी या कितने की इंग्लिश लिखेंगे हाउ मेनी। लेकिन अगर कितना या कितनी या कितने के बाद अगणनीय संज्ञा दिया है यानी अनकाउंटेबल नाउन दिया है, तो हम वहाँ पे लगाएंगे हाउ मच। क्या लगाएंगे? हाउ मच। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी। अब पानी को तो हम गिन नहीं सकते कि एक पानी है, दो पानी है। अब ऐसे कहते हैं ना, एक गिलास पानी, एक बाल्टी पानी, क्योंकि पानी को नहीं गिना है तो बाल्टी गिन रहे, एक बाल्टी है, एक गिलास है, पानी नहीं गिना जा सकता। इसी प्रकार दूध नहीं गिन सकते, शक्कर नहीं गिन सकते, पैसा नहीं गिन सकते। हम रुपया गिनते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन पैसा नहीं गिना जा सकता, पैसा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अगर हम कितना, कितनी, कितने के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया है यानी जिसे हम नहीं गिन सकते, तो वहाँ लगाएंगे हम हाउ मच। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन दिया है तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे? हाउ मेनी। जैसे एग्जाम्पल में है, रोहन के पास कितने दोस्त हैं। अब बताओ हमको, दोस्त तो हम गिन सकते हैं ना, दोस्त गिन सकते हैं हमारे, कहते हैं ना हमारे एक दोस्त है, 2 दोस्त हैं, दोस्त को हम गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो हम यहाँ कितना, कितने की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? हाउ मेनी। इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? हाउ मेनी। लेकिन हम कह रहे हैं राजू के पास, राजू के पास कितना पैसा है। अब पैसा तो हम नहीं गिन सकते, पैसा है अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ कितना की इंग्लिश लिखेंगे? हाउ मच। राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ मेनी कहाँ प्रयोग करते हैं और हाउ मच का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड। अब आता है हमारा यूज ऑफ सिंस फॉर। सिंस और फॉर का यूज क्या है और कहाँ प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग सभी टेंसेस के साथ किया जाता है। सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो या फिर कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वहाँ हम सिंस लगाएंगे। जबकि फॉर सभी टेंस में किया जाता है, लेकिन कहाँ करेंगे प्रयोग, किसके लिए करेंगे? देखते हैं आगे। सिंस और फॉर का हिंदी में मतलब से होता है, मतलब जहाँ हमको से दिया होगा और उसके बाद टाइम दिया होगा तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? से की इंग्लिश सिंस या फॉर। जब इसके बाद टेंस आता है, मतलब टेंस में जब से दिया होगा और उसके बाद टाइम दिया होगा तो वहाँ हम सिंस या फॉर लगाएंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, सिंस 2020, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर मेनी डेज और मेनी डेज एक्स्ट्रा। मतलब सिंस और फॉर का प्रयोग हम से की जगह पे करते हैं। अब बात ये आती है कि सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे। आइए देखते हैं कहाँ लगाएंगे। पहला है हमारा यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब वाक्यों से यह ज्ञात हो कि कार्य कब से शुरू हुआ है, मतलब ऐसे वाक्य जिनसे हमें ये पता चले कि कार्य इस टाइम से शुरू हुआ है, तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं, यानी कि काम के शुरू होने का पॉइंट दिया हो, इसलिए हम सिंस को पॉइंट ऑफ द टाइम भी बोलते हैं। मतलब हमें ये पता हो कि काम कब से शुरू हो रहा है, यानी हमें निश्चित हो, कोई काम हमें निश्चित दिया हो, निश्चित पता हो, तो वहाँ हम लगाते हैं सिंस, यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे घड़ी का समय हो गया, यानी 12 बजे से, हमको फिक्स टाइम बता दिया कि हाँ 12 बजे से, 1 बजे से, दिन का नाम दे दिया सोमवार से, बृहस्पतिवार से, मंगलवार से, या किसी साल का नाम दे दिया 2018 से, 2025 से, 1999 से, या महीने का नाम दे दिया जनवरी से, मार्च से, 10 फरवरी से, या फिर बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमें काम के शुरू होने का मतलब हमें ये पता है कि काम कब से शुरू हो रहा है, फिक्स टाइम दे दिया है हमको, निश्चित समय दिया है। तो जहाँ पे निश्चित समय दिया होगा वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस का प्रयोग। राइट। अब आगे देखते हैं फॉर का प्रयोग। यूज ऑफ फॉर। जब वाक्यों से यह ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से हो रहा है, तो हमें इसमें टाइम नहीं दिया होगा कि कब से हो रहा है, इसमें हमें ये दिया होगा कि काम कितनी देर से हो रहा है, यानी काम की अवधि के बारे में बताएगा, यानी पीरियड के बारे में बताएगा। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फॉर, यानी हमें अनिश्चित समय दिया होगा, निश्चित नहीं होगा,
हमें ये पता होगा कार्य की अवधि क्या है, ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर से काम हो रहा है। जैसे कि 4 घंटों से, कितनी देर से काम हो रहा है, 4 घंटों से, 6 सालों से, कई दिनों से, हजारों वर्षों से, 10 महीनों से, 15 मिनट से। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने अभी तक आपको बेसिक चीज़ें बताई जो पिछले वाले वीडियो से कुछ छूट गई थी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप अपनी नोट्स निकाल लीजिए और इसे एक एक चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो ये पहले हमारे दिमाग में आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, हम ये कैसे पहचानेंगे कि हाँ यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, मतलब ऐसे वाक्य जिनके हमें लास्ट में क्या दिख जाए, ता है दिख जाए, ते है दिख जाए, ती है दिख जाए, ता हूँ दिख जाए, ते हो दिख जाए। तो ऐसे सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनके अंत में हमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ दिख जाए, वहाँ होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज। अब बात आती है कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ही, सी, इट या फिर एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डज। ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अगला है आई, वी, यू, दे या बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि अगर सब्जेक्ट आई आ गया, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू का। इसका डू का सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर है तो डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। अब पहला सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मैंने पहले ही बताया अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, एक सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा, बल्कि उसके स्थान पे हमें क्या करना है, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही, सी, इट तथा एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, डू डज नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे ही आ गया या सी आ गया या इट आ गया तो वहाँ मेन वर्ब में यस या यस लगा देंगे, राइट। अब बात आती है कि यस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, तो एक बार हम आपको बता देते हैं यस कहाँ लगता है, यस कहाँ लगता है। ई एस वहाँ लगता है जिसके लास्ट कोई वर्ड दिया है, अगर एक्स, एस, एस एच, सी एच, ये सभी रूल के लिए अप्लाई तो नहीं होगा लेकिन कुछ रूल में अप्लाई होगा, कुछ वर्ड में, कि अगर किसी वर्ड में एक्स, एस, एस एच, सी एच दिखेगा तो वहाँ हम लगाएंगे ई एस, और किसी वर्ड के लास्ट में ए, ई, डबल ई, डबल ओ, ए वाई, ओ आई, ई वाई, ये वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में दिख जाएंगे तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, एस, राइट। तो हम क्या बता रहे थे कि अगर ही, सी, इट सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे, डू डज नहीं लगाएंगे।
और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ मेन वर्ब में हम एस आई एस नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं? कुछ नहीं। मेन वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसी के आधार पे हमें ट्रांसलेशन करना है। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगाना, लिखेंगे मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब लगाएंगे एस आई एस, नहीं तो एस आई एस नहीं लगाएंगे। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर अगर उसके अलावा कोई सेंटेंस में अदर वर्ड दिया है तो वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है एग्जाम्पल। हमें करना है ट्रांसलेशन। एक बार स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, एस या एस लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इसी के आधार पर हमें ट्रांसलेशन करना है। पहला है हमारा सेंटेंस, कमला मधुर गाना गाती है। ये दिख रहा है हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहचान में भी देखो ती है लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ना ही नहीं वर्ड दिया हुआ है। तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे। जैसे कमला मधुर गाना गाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कमला। अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानना नहीं आता तो इसके पहले बेसिक टेंस की वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है? कमला। तो हम लिख लेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कमला, कमला लिख लिए। अब कमला हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या एस। मेन वर्ब क्या है? गाती। गाती यानी सिंग्स, सिंग लिख दिए, एस लगाएंगे सिंग्स। कमला सिंग्स क्या गाती है? मधुर गाना। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। कमला सिंग्स स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से हमको ट्रांसलेशन करना है। अगला है पिताजी हमें पढ़ाते हैं। पिताजी का क्या होगा? फादर। फादर। अब फादर सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो पहले वर्ब लिख लेते हैं। मेन वर्ब क्या है? टीच। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। फादर टीच। फादर सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगा? एस या ई एस। अभी हमने बताया था सी एच रहेगा तो क्या लगाएंगे? ई एस। फादर टीच्स किसे पढ़ाते हैं? हमें। ऑब्जेक्ट क्या है? हमें, अस। फादर टीच्स अस, राइट। अगला है मैं अपना काम करता हूं। मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं। पहले लिख लेते हैं मैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है? करना। क्या है? करना। करता हूं यानी करना। करना की इंग्लिश क्या होती है? डू। अब ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये करना की इंग्लिश है। नहीं सोचो आप कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहाँ डू कैसे लग गया। तो डू हमारी करना की इंग्लिश लिखे हैं। और आई क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए आई के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे मेन वर्ब में। अब क्या लिखेंगे? अपना काम। आई के लिए अपना की स्पेलिंग होती है माई, एम वाई। आई के लिए अपना की इंग्लिश माई वर्क। आई डू माई वर्क। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। इसी तरह से हमको अफर्मेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, राइट। आगे चलते हैं। हमारे अगली स्लाइड है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने अफर्मेटिव में पढ़ा, ये अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगाते, लेकिन अब निगेटिव सेंटेंस में डू डज लगाएंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या होने वाला है, और बाकी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, तो उसको बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है हमारा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे,
फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ एस या एस नहीं लगाना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे, राइट। पहला है हमारा तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, पहले लिख दिए तुम की इंग्लिश यू, फिर यू के साथ क्या लगाते हैं डू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। अब नहीं की इंग्लिश क्या है नॉट, नॉट लिखेंगे, यू डू नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है खाते, खाते यानी ईट, यू डू नॉट ईट क्या खाना, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, यू डू नॉट ईट फूड, ओके। अगला है हमारा वह गाली नहीं देता है, वह गाली नहीं देता है, तो सब्जेक्ट क्या है पहला हमारा वह, वह की इंग्लिश ही, फिर ही सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी डज, ही डज, ही डज, फिर नॉट, ही डज नॉट। मेन वर्ब क्या है गाली देना, देना के लिए नहीं, गाली दी नहीं जाती, ये हाथ से दी जाती है, तो गाली देना पूरा होता है मेन वर्ब, तो गाली देना की इंग्लिश क्या होती है एब्यूज, ए बी यू एस ई, ही डज नॉट एब्यूज, वह गाली नहीं देता। तो इस तरह से हमको निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हमने अभी बताया था कि इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, उसको हमने दो टाइप्स में बांट दिया है। टाइप फर्स्ट में है जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, तब उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, पहले लिखेंगे हम डू या डज, यानी जब किसी सेंटेंस में क्या वर्ड आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं, पहले लगाएंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखिए हमने इंट्रोगेटिव एक होता है, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, फिर डबल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, इस तरह से हमारे चार टाइप हो जाएंगे। लेकिन हमने इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव इन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही कर दिया है। क्यों, क्योंकि बस एक ही चीज़ तो फर्क है कि यहाँ नॉट नहीं रहेगा इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव नॉट रहेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ही में कर दें ताकि बार बार आपको लिखने में बार बार कंफ्यूज ना हो। अगर नॉट नहीं आ गया तो नॉट लगा देना है और नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाना, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए हम डू डज पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट अगर है, अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड दिया है तब नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, राइट। जैसे पहला है ट्रांसलेशन, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो पहले आ गया क्या, तो डू लगाना है कि डज लगाना है, लेकिन उसके पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है मैं, अब मैं के साथ आता है डू, तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लिखेंगे हम डू। अब डू लग गया, डू या डज में से किसी एक को ही लगाना, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, डू आई। फिर नॉट इसमें दिया हुआ है, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं है नॉट, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब मेन वर्ब के पास चलते हैं। मेन वर्ब क्या है सुनाना, सुनाना की इंग्लिश क्या होती है टेल, डू आई टेल क्या एक कहानी, लेकिन किसे तुम्हें। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तुम्हें और एक कहानी, तो एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी तुम्हें है सजीव, पहले इसको हम लिखेंगे डू आई टेल यू। चाहो तो आप एक कहानी को भी पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू आई टेल यू क्या सुनाता हूं एक कहानी, ए स्टोरी। अब लास्ट में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क, तो ट्रांसलेशन क्या हो गया डू आई टेल यू ए स्टोरी, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगला है क्या अखिलेश रोज स्कूल नहीं जाता है, तो पहले लिखेंगे डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट क्या है अखिलेश, अखिलेश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी डज, तो लिख दो पहले डज।
डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अखिलेश, डज अखिलेश। अब इसमें नॉट दिख रहा है क्या? हाँ, ये रहा नॉट, तो नॉट लगा दो। डू अखिलेश नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है? जाता, यानी गो। कहाँ जाता है? स्कूल, गो टू स्कूल। अदर वर्ड क्या आ गया? रोज, रोज की इंग्लिश डेली, यानी प्रतिदिन, क्वेश्चन मार्क। डज अखिलेश नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या अखिलेश रोज स्कूल नहीं जाता है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट है। अगला है हमारा टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या है? जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। यहाँ पे कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आएगा? बीच में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? पहले हम लिखेंगे क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, वही प्रश्नवाचक शब्द। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ट्रांसलेशन इसका कैसे करेंगे? वह कहाँ रहता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है? ये कहाँ। तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे कहाँ की, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या हो गई? वेयर। फिर वह, वह सब्जेक्ट है हमारा, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज, वेयर डज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही, वेयर डज ही। नॉट है क्या? नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? रहना, रहना क्या है? लिव, वेयर डज ही लिव। अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है इसमें, तो हमारा ट्रांसलेशन ही हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। अगला है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे पहले व्हाई। फिर सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ क्या लगता है? डू, भाई डू। फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू, भाई डू यू। अब इसमें देखो नॉट दिख रहा है, नॉट यानी नहीं दिख रहा है, तो नॉट लिख देंगे, भाई डू यू नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? जाना, गो, भाई डू यू नॉट गो, कहाँ? स्कूल, गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, भाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो ये हमारा टाइप सेकेंड इंट्रोगेटिव का, राइट। अब और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमें कुछ, जैसे ये तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, आगे भी है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देखना। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहां आ गया कौन। अब एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। कौन, जिस सेंटेंस में कौन आता है, कौन अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हम कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी मैं पढ़ाता हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हूं इसमें, लेकिन अब मैं को हटा के लिख दिया तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट तो हट गया, उसके स्थान पे क्या आ गया? कौन। तो इसलिए जब किसी सेंटेंस में कौन दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड कौन होता है, तो उसी को हम क्वेश्चन वर्ड भी मानते हैं और सब्जेक्ट भी मानते हैं। और सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, एक वचन कर्ता मानते हैं इसमें, चाहे जो टेंस हो। ये आप बात याद रखना, राइट। अब हमारा स्ट्रक्चर पहले क्या था? क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो हम लिख लिए पहले क्वेश्चन वर्ड हु। अब हमने बताया अभी सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट को किसको मानेंगे? हु को। और कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डज ना? नहीं। अब जब इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान चुके हैं तो ये सेंटेंस तो हमारा क्या माना जाएगा? अफर्मेटिव। तो इसलिए इसमें हम अफर्मेटिव का रोल लगाएंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे।
राइट, ध्यान से सुनना। अगर कौन वाला सेंटेंस है इंडिफिनिट में, तो अगर उसमें नहीं वर्ड नहीं दिया, सिंपल सा सेंटेंस दिख रहा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान चुके हैं और क्वेश्चन वर्ड तो है ही। जब सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिए तो वो हो गया एक सिंपल सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही रूल लगाएंगे। तो हु लिख दिए, मान लो इसको सब्जेक्ट के हिसाब से हु लिख दिए। अब हु लिख दिए तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगती नहीं अफर्मेटिव में, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश टीच। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है हु, तो एस या एस लगाते हैं, पहले बताया था अभी हमने। हु टीच, इसे तुम्हें, तुम्हें ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। हु टीच यू, क्या, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में कौन क्वेश्चन वर्ड आ गया तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हम कौन को ही मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और जब सब्जेक्ट मान लिए तो वो हो गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही रूल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे एस या एस का प्रयोग करते हैं। राइट, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। मुझे घर पर कौन नहीं पीटता है। अब इसमें भी देखो कौन आ गया, तो कौन को सब्जेक्ट मानेंगे हु, लेकिन अब इसमें भी देखो इसमें क्या आ गया, इसमें नहीं वर्ड आ गया। तो अफर्मेटिव तो था, लेकिन अब इसमें नहीं आ गया तो मतलब नेगेटिव में चला गया, और जब नेगेटिव आ गया तो क्या, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हु है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। हु डज। फिर नहीं आ गया तो नॉट। सब्जेक्ट तो लिख चुका है हु, और सब्जेक्ट है ही नहीं तो हु को मान रहे हैं। हु डज नॉट। पीटना की इंग्लिश क्या होगी, बीट। मेन वर्ब क्या है, पीटना। हु डज नॉट बीट, कहाँ, किसे, मुझे। हु डज नॉट बीट मी, कहाँ पे, घर पर, एट होम। हु डज नॉट बीट मी एट होम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट बीट मी एट होम, मुझे घर पर कौन नहीं पीटता है। राइट। अगला है तुम रोज कितना पानी पीते हो। अब यहाँ आ गया कितना। जब कितना वर्ड दिया हो, कितनी दिए हो, कितना, कितनी, कितने, तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो भी साथ में लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड में। जैसे यहाँ पे किसका, किसकी कार आ गया, तो किसका, किसकी, किसके आएगा तब भी। अगर उसके बाद जो नाउन दिया हुआ है उसको भी हम क्वेश्चन वर्ड मान के चलेंगे, उसको भी साथ में ही लिखेंगे। जैसे कितना पानी, अभी मैंने आपको बताया शुरू में कि पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो कितना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मच। हाउ मच। अब पानी भी इसके साथ में ही लिखा जाएगा, तो वाटर। हाउ मच वाटर। इतना हम क्वेश्चन वर्ड लिख लिए, हाउ मच वाटर। अब सब्जेक्ट है हमारा तुम, तुम के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू। हाउ मच वाटर डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। स्ट्रक्चर याद करके रखना, बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं सेंटेंस ट्रांसलेशन कर पाएंगे। देखो पहले स्ट्रक्चर हम क्या दिए थे कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर सब्जेक्ट। अब इसमें नॉट नहीं है, नहीं है तो मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, पीना यानी ड्रिंक, DRINK। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, कब, रोज, डेली, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तुम रोज कितना पानी पीते हो। राइट। अगला है हमारा मोना किसकी कार चलाती है। इसमें किसकी कार, इसके बाद नाउन आ गया, किसकी कार, तो किसकी लिखेंगे फिर कार भी लिखेंगे। किसकी यानी हुज। WH वर्ड्स आपको याद करके रखना है। हुज कार, हुज कार। अब मोना है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज। हुज कार डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, मोना। हुज कार डज मोना, नॉट है, नहीं है, तो चलाना, क्या होगा, चलाना, ड्राइव। हुज कार डज मोना ड्राइव।
ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क। हुज कार डज मोना ड्राइव, मोना किसकी कार चलाती है, राइट। ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। नोट में है, अगर वाक्य के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आया है, वाक्य के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं, अभी हमने निगेटिव में पढ़ा था नहीं अकेले, लेकिन अब इसमें आ गया कभी नहीं। अगर वाक्य के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो उस वाक्य में हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं। डू नॉट डज नॉट नहीं लगाएंगे, उसमें हम रूल किसका लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का। और कभी नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे, नेवर। कभी नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नेवर, और डू नॉट डज नॉट नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे। जैसे वह स्कूल कभी नहीं आता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह, ही। अब हमें डू नॉट डज नॉट नहीं लगाना, कभी नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नेवर, ही नेवर। फिर मेन वर्ब लिखेंगे आना, कम। हम अभी बोले कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस लगता है। ही नेवर कम्स, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं आता है। ही नेवर कम्स टू स्कूल, राइट। अगला है हमारा, अच्छे लड़के कभी शोर नहीं मचाते हैं। अब ये मत सोचना कभी यहाँ पे है नहीं यहाँ पे, इससे नहीं मतलब, कभी नहीं तो आया है ना, हाँ, तो वही रूल लगाएंगे। अच्छे लड़के कभी शोर नहीं मचाते हैं, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, अच्छे लड़के। ये मत सोचना कि अच्छे आ गया तो यही सब्जेक्ट होगा, पूरा अच्छे लड़के पूरा सब्जेक्ट है हमारा। तो क्या लिखेंगे, गुड बॉयज, गुड बॉयज। फिर अब नॉट आ गया, नॉट नहीं सॉरी, कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, नेवर, गुड बॉयज नेवर। फिर शोर मचाना, शोर मचाना इंग्लिश क्या होती है, मेक अ नॉइज। अब गुड बॉयज हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, तो गुड बॉयज नेवर मेक ए नॉइज, अच्छे लड़के कभी शोर नहीं मचाते हैं, गुड बॉयज नेवर मेक ए नॉइज, राइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने पूरे दिल से पढ़ाई की होगी और आपको ये टेंस अच्छे से समझ भी आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।